चलो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। उसके अंदर में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एमसीक्यू, उसमें जो केस बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन है उसका फिर डिस्कशन। देखना जो आरटीपी है, एमटीपी है और आईसीआई का जो बोर्ड ऑफ स्टडीज का जो मोबाइल ऐप है उसके अंदर में कुल मिलाकर 5 केस बेस्ड एमसीक्यू पूछा गया है। तो हम लोग सारा का सारा डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और वैसे देखो जो कुल मिला के हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेगमेंट है उसमें 15 मार्क रहेगा एमसीक्यू का, जिसमें एक क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क का, फुल फ्लेजेड 5 पार्ट रहेगा 2-2 मार्क का केस बेस्ड सिनेरियो, और इसके अलावा 3 क्वेश्चन रहेगा 2+2+1 जो इंडिपेंडेंट रहेगा। तो 2+2+1 वाला सिंपल एमसीक्यूज है। मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा केस बेस्ड सिनेरियो एमसीक्यू में। 5 क्वेश्चन है और 5 में 2-3 तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये वाला जो वीडियो केस बेस्ड सिनेरियो रहेगा उसको जरूर लास्ट तक पक्का देखना। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मेसर्स। अब पहला बात, जब इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन कहानी पढ़ो तो एक बात को ध्यान देना, उसमें बहुत कुछ बकवास किया रहेगा, उस पर दिमाग मत लगाना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, खाली उस पॉइंट को देखना जहां पे नंबर्स रहेगा। और एक और जो अच्छा चीज रहेगा ना, तुम लोग एक बार 5 क्वेश्चन में पूछा गया पहले पढ़ लेना। जैसे यहाँ पे पूछा है अमाउंट ऑफ डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर, अगला कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालने बोला है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालने बोला है, शेयर प्राइस निकालने बोला है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने बोला है। तो अगर एक और 5 पार्ट पढ़ लेगा ना क्या निकालने बोला है, तो वही चीज को ध्यान रखते हुए हम लोग ये क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। चलो फटाफट देखें जैसे क्या है, पढ़ते हैं जल्दी से। देखो, Messrs ARC Limited is an established entity in the telecom industry with 49.95% market share। कोई काम का बात नहीं। इसका मैक्सिमम जो टेलीकम्युनिकेशन लाइन है वो है 2G, 3G और 4G। अब ये मार्केट में टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन ये फोर्सी कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। इसीलिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को रखने के लिए हेविली इन्वेस्ट करना चाह रहा है 5G में, ताकि सेम यूजर्स मतलब आज से 3 साल तक इसको यूज कर पाए। द एंटायर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू कॉस्ट ₹9,000 करोड़। पहला काम का नंबर आया, कुल मिला के प्रोजेक्ट में खर्चा लगने वाला है 9,000 करोड़। एक जगह नोट कर लिए। नेक्स्ट, a financial consultant has recently been hired by ARC to evaluate the various ways to raise capital. On the basis of experience and knowledge, the consultant is of the view that telecom industry should not deploy fixed cost fund in excess of 40% of total capital। यानी जितना मेरा टोटल कैपिटल है उसका मैक्सिमम 40% ये लेकर आना चाहता है फिक्स्ड कॉस्ट फंड से। फिक्स्ड कॉस्ट फंड कौन से फंड में मेरा फिक्स्ड कॉस्ट लगता है? डिवेंचर प्रेफरेंस। डिवेंचर प्रेफरेंस मिलाकर मैक्सिमम 40% लेकर आना चाहता है। तो 9,000 का 40% होता है 3600 करोड़। ये डिवेंचर प्लस प्रेफरेंस से मिलाकर लाएगा। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल कैपिटल। अब जितना टोटल कैपिटल है इसमें प्रेफरेंस शेयर से मैक्सिमम 10% बने 900, यानी बाकी लेकर आएगा डिवेंचर से, वो आएगा 2700। अब आगे, ARC currently has 2,000 crores in form of reserve represented by short-term money market instrument। अब इसके अलावा रिजर्व इसके पास पड़ा हुआ है 2,000 का। सो 9,000 में ये दोनों गया, यानी नए इक्विटी से इसको लेकर आना है। 9,000 माइनस 5,600 क्या होता है? 3,400। तो कभी भी इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है हमेशा स्क्रिबलिंग करना स्टार्ट करना, जहां जहां नंबर आए लिखते चलना, अपने आप देखना क्वेश्चन आगे बढ़ता चलेगा। नेक्स्ट, इट कैन रेज मनी बाय वे ऑफ डिवेंचर बाय इशूइंग देम एट अ प्रीमियम ऑफ 5% रिडक्शन। अब देखो डिवेंचर का बात कर रहा है, तो यहां पे डिवेंचर्स का बात कर रहा है, एक जगह नोट करते हैं। बाय इशूइंग देम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रिडेम्पशन वैल्यू 110 आफ्टर 5 ईयर। सो मान लो हमारा डिवेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपया, तो प्रीमियम 5% में इशू करने वाले हैं। इशू करके जो मिलता है वो है नेट प्रोसीड 105, रिडीम करेंगे 110 में। मेरा नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है 5 ईयर्स। द डिवेंचर वुड रिक्वायर्ड एन एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 8 रुपीज पर एनम। हर साल का इंटरेस्ट आने वाला है 8 रुपया। अब आगे बात कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स का। चलो ठीक है। The preference shares will be issued at a discount of 10%
एंड रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। मान लो फेस वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया है, 10% डिस्काउंट में इशू करेंगे, यानी इशू करके मिलेगा 90। 10% प्रीमियम में रिडीम करेंगे, यानी 110। आफ्टर 10 इयर्स एन दिया हुआ है 10, और एनुअल डिविडेंड देना है 10%। मान लो फेस वैल्यू 100 रुपया, उसका 10% कितना आने वाला है, 10 रुपया। नेक्स्ट, the company is skeptical of cash flow in near term after deployment of 5G and therefore would issue the above stated debenture only to the extent of 50% of total debt fund and balance will be raised by zero coupon bond। यानी जितना डिवेंचर लेकर आएंगे उसका 50% यहां से आने वाला है, बाकी 50% आने वाला है जीरो कूपन बॉन्ड से। चलो ठीक है। which will be issued at a discount of 40% and redeemed at par after 5 years। तो नेट प्रोसीड रहेगा 40% डिस्काउंट में, मान लो 100 रुपए का है तो 60 में रिडीम करेंगे पार में, और एन कितना दिया हुआ है, 5 साल। मेरा करंट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ एआरसी स्टैंड्स एट एन एवरेज ऑफ ₹147। अब बात हो रहा है इक्विटी का। करंट मार्केट प्राइस दिया है यानी P0 दिया है 147। द कंपनी हैज रिसेंटली पेड डिविडेंड ऑफ ₹11 पर शेयर। डिविडेंड पे कर दिया गया है, मतलब D0 11 पर शेयर, और ये कंसिडर कर रहा है 5G डिप्लॉयमेंट एंड अदर टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट इन लॉन्ग रन। इट इज लाइकली टू कंटिन्यू रिटेनिंग 56% ऑफ अर्निंग्स। रिटेंशन रेशियो दिया हुआ है, यानी बी दिया है 56%। The reinvested retained earnings are likely to offer a return of 15% to shareholder, यानी आर कमाने वाला है 15%। ध्यान देना, जैसे बी और आर मिलता है मेरे को तुरंत मिलेगा ग्रोथ रेट। फॉर्मूला क्या है, बी इंटू आर, तो 56 इंटू 15% करना, ये आ जाएगा 8.4%। चलो ठीक। इट इज प्लान टू रेज अ पार्ट ऑफ एडिशनल इक्विटी बाय वे ऑफ राइट्स ऑफरिंग टू इट्स शेयरहोल्डर। यानी जितना लेकर आने वाला है इक्विटी से, उसमें कुछ पोर्शन लेकर आएगा राइट से। ठीक। द राइट एंटाइटल द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू बाय शेयर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 15% टू करंट एवरेज मार्केट प्राइस। यानी आज के दिन जितना प्राइस है उससे 15% कम में, तो 147 में 15% माइनस कर देंगे, जाएगा 124.95। however only 40% of required fresh equity can be raised by way of rights share। यानी इसका खाली 40% लेकर आएंगे राइट इशू से। The balance equity portion will be raised by way of new series of equity share with differential voting right, और बाकी लेकर आएंगे डिफरेंशियल वोटिंग राइट से। यानी कितना बचा है, इसका 40% यहां से आ रहा है, यानी बाकी 60% यहां से आने वाला है। They will be promised a dividend of 1.25x of ordinary equity shareholder। यानी यहाँ पे जितना हम लोग डिविडेंड देने वाले हैं उसका 1.25 यहाँ देंगे। तो देखो भैया D1 कैसे आने वाला है, जितना D0 था उसमें ग्रोथ रेट ऐड करके, तो 11 में 8.4% ऐड करो, ये आएगा 11.92। और बोलते हैं इधर में डिविडेंड देंगे 1.25x ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयरहोल्डर, यानी इसका डिविडेंड ज्यादा होगा, 11.924 का 1.25 टाइम्स, ये शायद आएगा 14.90 या 91। And due to lower voting right, their cost of capital will require a premium of 50% over ordinary equity share। यानी यहां पे जितना मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता, नॉर्मल केस में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता, यहां पे उसका 50% ज्यादा आएगा। सो यहां पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता, फॉर्मूला क्या, D1 अपॉन P0 प्लस G। देखना ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 16.51%। यहां पे के आएगा 16.51% में प्रीमियम ऑफ 50%, इसमें 50% और जोड़ के इसका 50% और ऐड करेंगे।
तो ये कितना आ जाएगा 24.77%। ठीक, चलो ठीक, पूरे क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते साथ में समराइज कर लिए। अब मांगा क्या है, व्हाट विल बी द अमाउंट इन क्रोर्स और डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स टू बी इशूड अज्यूमिंग दैट मैक्सिमम लिमिट्स आर टू बी अडहेयर्ड टू। तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वालों से कितना रुपया लेंगे, देखना डिफरेंशियल वोटिंग राइट वालों से क्या लेंगे, इस 3400 का 60%, 3400 का 60% कैलकुलेट करना कितना आएगा 2040, आंसर बनेगा ए। सो बहुत इजी क्वेश्चन था, पर इतना लंबा चौड़ा कहानी करके घुमाया कि आदमी बेचारा कंफ्यूज हो जाए। अब अगला पूछा है कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर यूजिंग वाईटीएम मेथड। याद होगा केडी को कैलकुलेट करने का दो अप्रोच होता है, एक अप्रोक्सीमेशन मेथड जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे, मेरा अगला कौन सा होता है वाईटीएम मेथड। मेरा वाईटीएम मेथड का आंसर कैसे आता है, वो गया भाड़ में, अप्रोक्सीमेशन मेथड पहले यूज करना, उसी के आसपास जो ऑप्शन आएगा वो वाईटीएम हो जाएगा। तो याद करना केडी का फॉर्मूला क्या, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 इंटू 100। अब मेरा टैक्स रेट कुछ दिया हुआ नहीं है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 8 रुपया, लिखते हैं 8 रुपया, इंटरेस्ट है नहीं, आरवी माइनस एनपी 5 डिवाइडेड बाय एन 5 होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इतना। सो कैलकुलेट करेगा इंटू 100, ये आ जाएगा 8.37%। सो देखा 8.37 से सबसे नजदीक है 8.43, सीधा टिक मारना पॉइंट नंबर बी को। चलो डन। मेरे को अगला कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ रेफरेंस यूजिंग वाईटीएम मेथड। तो भाई केपी का फॉर्मूला वाईटीएम गया भाड़ में, पहले अप्रोक्सीमेशन मेथड देखना, जो उसके सबसे आसपास है वही आने वाला है वाईटीएम मेथड। सो हमारे केपी का फॉर्मूला क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 इंटू 100। प्रेफरेंस डिविडेंड है 10, आरवी 110 माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 इंटू 100। एक बार कैलकुलेट करना ही आएगा, 10 प्लस 2 12, ये आ रहा है 12% के आसपास। तो लिखा केपी में जो सबसे नजदीक होगा 12 के आसपास, आंसर हमेशा ये बनेगा, क्या आएगा 12.437, आंसर है 12.37, वेरी इजी। अब आगे व्हाट विल बी द शेयर प्राइस विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। जो मेरा डिफरेंशियल वोटिंग राइट है उसका शेयर प्राइस क्या। सो भाई मेरा डिफरेंशियल वोटिंग राइट ये है, इसका शेयर प्राइस निकालना है, कैसे मिलेगा, के ही पता है, फॉर्मूला क्या होता है d1 अपॉन p0 प्लस जी। मेरा के यहां पे 24.77, तो 0.2477, d1 है यहां पर 14.90 डिवाइडेड बाय p0 निकालना है, और ग्रोथ रेट था 8.4% यानी 0.084। ये जाएगा इधर, और ये सॉल्व करके देखना जाएगा 91.02, तो देखना इसका 91.022 नहीं पर 91.07 है, आंसर आएगा 4 का पार्ट ए। अब आगे मेरे को कैलकुलेट करना है मिनिमम रिटर्न फ्रॉम 5G डिप्लॉयमेंट टू ब्रेक इवन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मेरे को कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। अब सोचो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने बैठ गए, हमारा कितना समय इसमें बर्बाद हो जाएगा। तो हम बताते हैं इसके अंदर में सोचो कितना जगह से पैसा आया, प्रेफरेंस, डिबेंचर, रिजर्व, इक्विटी के अंदर में भी दो, इतने जगह से पैसा आया हुआ है। अब आइडियलिस्टिकली अब डिबेंचर के अंदर में भी कुछ ये वाला डिबेंचर है, कुछ ये वाला डिबेंचर है। अब आइडियलिस्टिकली मेरे को ये सारा कैलकुलेशन करना चाहिए, पर थोड़ा सा ना एग्जाम में स्मार्ट बुद्धि लगाना। हम जैसे बताते हैं कैसे, मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया हुआ है 24%, कुछ से आया हुआ है 16%, केपी का आया हुआ है 12, केडी का आया हुआ है, हम लोग कितना निकाले थे केडी का 8 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग आया हुआ है। अब ऑब्वियस सा होता है मेरा वेटेड एवरेज क्या रहेगा, 8 12 16 24 का एवरेज, 8 12 16 24 का एवरेज होना है। तो 8 12 16 24 का एवरेज अगर करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे कट गया। सोचिए ना 8 है 12 है 16 है 24 है, तो एवरेज तो इसके आसपास आना चाहिए ना। सो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया।
अब बचता है 16.11 और 16.51, और एग्जाम में टाइम कम रहे, इन दोनों में से कोई भी एक गेस करना, जो आया वो बढ़िया बात। अब एग्जैक्ट अगर बाई चांस तुम्हारे पास फुर्सत मिले तो बैठ के पूरा बैक का टेबल बनाना, जहां पे इक्विटी शेयर के अंदर में दो तरह का इक्विटी शेयर आएगा, राइट आएगा, डिफरेंशियल वोटिंग राइट आएगा, अगला रिटेन अर्निंग्स आएगा, अगला डिबेंचर में दो तरीका का आएगा, नॉर्मल डिबेंचर और जीरो कूपन बॉन्ड, अगला प्रेफरेंस शेयर आएगा, सबका अमाउंट मेरा निकाला हुआ है लिखना, फिर वेट कैलकुलेट करना, फिर मेरा कॉस्ट हर एक का निकाला हुआ है, मल्टीप्लाई करके आएगा वैक। पर अगर तुम लोग को बाई चांस एग्जाम में टाइम ना मिले तो इसके अंदर में जो तुम लोग 5 मिनट वेस्ट करेगा 2 नंबर के लिए, उससे बेटर है थोड़ा एजुकेटेड गेस करके इन दोनों में से एक में टिक मार दो। डन। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। देखो दिखने में बड़ा वियर्ड था, अजीब सा था, पर अगर स्टेप बाय स्टेप ढंग से पढ़ो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। चलो डन। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 2, ये एग्जैक्ट वही सेम क्वेश्चन है जो हमारा कैपिटल वेटिंग में पड़ा हुआ है। ये मैंने मैराथन में भी कवर किया था और क्लास में मैंने बोला था बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर में ऐसे गलत सोल्यूशन करता है, और हम क्या बोला, जैसे वो करता है वैसे तुम लोगों को करके आना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या है, पढ़े जल्दी से। देखो, XYZ Limited is a company involved in manufacturing of toys and it is presently all equity financed. आज के दिन ओनली इक्विटी शेयर है। मेरा डायरेक्टर ऑफ कंपनी हैज बीन इवैल्यूएटिंग द इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट व्हिच विल रिक्वायर 400 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन न्यू मशीन। सो भाई मेरा कैश आउटफ्लो होने वाला है 400 लाख, पूरा पैसा अगर इक्विटी से लाते हैं तो। ठीक, हम लोग एक्सपेक्ट करें कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू प्रोवाइड एनुअल कैश फ्लो ऑफ 60 लाख इनडेफिनेटली। मेरा इनडेफिनेटली का मतलब होता है टिल परपेचुइटी, विच इज नेट ऑफ ऑल टैक्स एडजस्टमेंट। मेरा डिस्काउंट रेट जो मेरे को यूज करना है ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में वो है 12%। सो मेरे को निकालना क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और अगर परपेचुइटी रहे उसका फॉर्मूला होता है ए बाई आई, तो ए क्या है 60 लाख डिवाइडेड बाई आई क्या है 12%। सो 60 लाख डिवाइडेड बाय 12% बन जाएगा 500। सो मेरा एनपीवी आएगा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो 100, इसे कहते हैं बेस केस एनपीवी। जो खाली इक्विटी शेयर को यूज करके एनपीवी आता है उसे कहते हैं बेस केस एनपीवी। अब नेक्स्ट पैरा में, the director of the company believed that current capital structure fails to take advantage of tax benefit of debt and proposes to finance the new project with undated perpetual debt। यानी अगर डिबेंचर से लेकर आए तो क्या, डिबेंचर से लाए तब भी इतना ही खर्चा लगेगा, इतना इनकम आएगा, पर डिबेंचर के आने से मेरे को हर साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा जिससे टैक्स बच जाएगा। द कंपनी इंटेंड्स टू इशू सफिशिएंट डेट टू कवर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कितने रुपए के डिबेंचर को इशू करेंगे जिससे मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कवर हो जाए, एंड द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इशू, जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो भी कवर हो जाए। द करेंट एनुअल ग्रॉस रेट ऑफ इंटरेस्ट रिक्वायर्ड बाय मार्केट ऑन कॉर्पोरेट अनडेटेड डेट ऑफ सिमिलर रिस्क इज 9%। मेरा इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 9%। मेरा आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इशू दिया हुआ है 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायर्ड। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितना है 400, 400 का 5% क्या होता है 20। यानी कितने रुपए का डिबेंचर को इशू करेंगे जिससे कैपिटल एक्सपेंडिचर 400 प्लस आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इशू 20, 420 कवर हो जाए। टैक्स रेट दिया है 30%। मेरे को निकालना क्या है, 5 पार्ट में बहुत कुछ, आराम से निकालते हैं। पहले देखते हैं, और बाई चांस डिबेंचर से पैसा लेकर आए तो मेरा एक तो खर्चा लगेगा ये फ्लोटेशन कॉस्ट 20 रुपया, पर मेरा इससे फायदा क्या होगा, 420 रुपए का डिबेंचर को इशू किया, जिससे मेरे को इंटरेस्ट देना है 9% जीवन भर, 420 का 9% इंटरेस्ट देना है। अब जो भी इंटरेस्ट देंगे उससे इतना प्रॉफिट कम हो जाएगा जिसका 30% बचेगा, इसका 30% बचेगा हर साल, और सिंस ये हर साल बचेगा तो ये परपेचुइटी है, उसका प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिवाइड करना है। जो मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर है जो कितना दिया हुआ है 9%, 1.09। सो कैलकुलेट करना 420 इंटू 9% इंटू 30% डिवाइडेड बाय 0.09, कितना आने वाला है 126। यानी डिबेंचर को इश्यू करने में 126 का फायदा, 20 रुपए का नुकसान। तो मेरा नेट में फायदा है 106, जैसे दोनों को जोड़ देंगे क्या मिलेगा 206, इसे कहते हैं एडजस्टेड एनपीवी।
अब देखो मेरे को निकालने क्या बोला है पहला पार्ट में, कैलकुलेट करने बोला है वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट टिल परपेचुटी। इंटरेस्ट को पेमेंट करने पे टैक्स बेनिफिट जीवन भर क्या मिला, 126। आंसर आएगा बी। अब अगला कैलकुलेट करने बोला एडजस्टेड एनपीवी क्या आया, एडजस्टेड एनपीवी कैलकुलेट किया आया है 206, आंसर आएगा सी। तीसरा पार्ट में बोला है एनुअल इनकम रिक्वायर्ड टू मेक एनपीवी टू 0, यानी बोलता है मेरा हर साल का इनकम क्या होना चाहिए ताकि एनपीवी जितना पॉजिटिव आया है वो खत्म हो जाए। तो मेरे को ये निकालने बोला है, एक काम करते हैं इसको मान लेते हैं x, x डिवाइडेड बाय 0.12, ठीक, इतना मेरा फायदा हुआ। माइनस करना है मेरा कुल मिला के खर्चा क्या लगने वाला है 420, और जितना मेरा ये एडजस्टेड एनपीवी आया हुआ था मेरे को इसको खत्म करना है, तो जो प्लस 206 था उसको माइनस 206 करके 0 बनाना है। इसको सॉल्व करना, ये जाएगा इधर, तो x डिवाइड बाय 0.12 आने वाला है 214, इंटू 0.12 करेंगे कितना आएगा 25.68, आंसर बनेगा ए। मेरे को एडजस्टेड डिस्काउंट रेट निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, जितना मेरा हर साल का इनकम आया हुआ है डिवाइडेड बाय शुरू में कितना खर्चा करना है 420, परसेंटेज फिर इंटू 100, कितना आने वाला है 6.11%। और लास्ट में पूछा है कि बताओ कौन से सिनेरियो में हम लोग को एडजस्टेड एनपीवी यूज करना चाहिए। भाई एडजस्टेड एनपीवी मेरे को यूज करना चाहिए अगर हम लोग सिमिलर रिस्क, वैसे प्रोजेक्ट को कंपेयर करें जो सिमिलर रिस्क है, सेम मेथड सेम टर्म्स को लगाते हुए। बिजनेस रिस्क आइडेंटिकल है, प्रोजेक्ट सेम मेथड एंड ऑन सेम टर्म्स है, तो 1 एंड 3, तो आंसर रहेगा 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी। डन, चलो डन। ये जो पहला 2 क्वेश्चन किए तुम लोग के मोबाइल ऐप में था, आईसीआई के बोर्ड ऑफ स्टडीज मोबाइल ऐप में। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ये है आरटीपी का, अगला क्वेश्चन आएगा एनटीपी 1 का, अगला क्वेश्चन आएगा एनटीपी 2 का। चलो भी काम करें, लाइन बाय लाइन करते हुए चलते हैं। क्या लिखा हुआ है आरटीपी में, देखो, एर्मोर एलएलपी इज अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्टार्टअप, ध्यान देना वर्ड है न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्टार्टअप, dealing in manufacturing of revolutionary product is the HMR, which is a substitute to conventional wood and plywood. It is an economical substitute for manufacturing of furniture and home furnishing. कुछ नहीं, काम का बात. It has been asked by a venture capitalist for an estimated amount of fund required for setting up plant and also the amount of circulating capital required. कोई काम का बात नहीं. A consultant hired by entity has advised the cost of setting up the plant would cost rupees 5 crore and it will require 1 year to make the plant operational. The anticipated revenue and associated cost number are as below. काम का बात शुरू होता है इधर से. अब देखना कैसे हम लोग को स्मार्टली क्वेश्चन करना है. पहला बात तुम लोग देखिएगा ना, यहाँ पे देख के समझ में आएगा. यहाँ पे करंट एसेट पूछा है, नेट वर्किंग कैपिटल पूछा है, तो मेरे को नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन है. और अगला बात, ये मेरा न्यू कंपनी है, यानी मेरा ओपनिंग स्टॉक 0 है, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा. यानी मेरे को डिटेल कॉस्ट शीट बनाना है जहां पे ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं आएगा पर क्लोजिंग स्टॉक आने वाला है. चलो ठीक है, तो डिटेल कॉस्ट शीट जरूर बनाएंगे. क्या लिखा हुआ है, यूनिट्स टू बी सोल्ड 3 लाख स्क्वायर मीटर पर एनम. कितना बेचे हैं 3 लाख. सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हर स्क्वायर मीटर का. मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है. मेरा लेबर कॉस्ट 50 पर आवर, और कितना लेबर आवर लगता है पर स्क्वायर मीटर. मेरा कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिया हुआ है 75 पर मशीन आवर, कितना मशीन आवर लगता है पर स्क्वायर मीटर. सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया हुआ है. Being a new product in the industry, the firm will have to give a longer credit period of 3 months to the customer. डेटर का पीरियड दिया हुआ है 3 मंथ. मेरा रॉ मटेरियल स्टॉक रहेगा 15% ऑफ एनुअल कंजम्पशन. मेरा क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड दिया हुआ है 1 मंथ. मेरा एंटिटी विल होल्ड फिनिश गुड्स इक्वल टू 2 मंथ्स ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड, यानी जितना यूनिट बेचेंगे उसका 2 महीना में जितना बेचते उतना क्लोजिंग एफजी रहेगा. तो देखो बेचना है 3 लाख साल भर में, तो 2 महीना में कितना बेचते, 3 लाख इंटू 2/12, आई थिंक 50,000, इतना क्लोजिंग एफजी रहेगा.
अब एक बात को थोड़ा ध्यान देना, ये यूनिट सोल्ड है, पर जब भी हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं हम लोग कितना यूनिट बेचे उस पर नहीं बनाते, जितना यूनिट बनाए उस पर बनाते हैं। 3 लाख बिका है, 50,000 पड़ा रह गया, यानी बनाए कितना होंगे, 3,50,000, तो मुझे कॉस्ट शीट बनाना है 3,50,000 के बेसिस पे। ठीक, मेरा हर एक्सपेंस का लैग पीरियड दिया हुआ है 1 मंथ, कैश बैलेंस दिया हुआ है 25 लाख। अब इसके बाद आगे एक और दूसरा पार्ट शुरू होता है, वो बाद में करते हैं, पहले कॉस्ट शीट तक तो बनाते हैं। तो भाई 3.5 लाख का बनाना है, 3 लाख बेचे, क्लोजिंग में पड़ा रह गया 50,000, तो बनाते हैं कॉस्ट शीट। पहला साल है, तो पहला साल में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कुछ नहीं, परचेज आएगा, माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आएगा, 200 रुपया पर स्क्वायर मीटर, बनाना कितना है, 3.5 लाख स्क्वायर मीटर, तो 3.5 लाख इंटू 200 कितना आने वाला है, 7 करोड़। मेरा अगला आने वाला है डायरेक्ट वेजेस, कितना आने वाला है, 50 रुपया पर आवर लगता है, और लेबर आवर पर स्क्वायर मीटर लगता है 3 घंटा, हर स्क्वायर मीटर में 3 घंटा लगा, तो 3.5 लाख में 3.5 लाख इंटू 3 घंटा लगा, और लेबर का रेट कितना है, 50 रुपया पर आवर, ये आने वाला है 5 करोड़ 25 लाख। मिला के आएगा प्राइम कॉस्ट 1,225,000,000। मेरा कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिया हुआ है, कितना लिखा हुआ है, ₹75 पर मशीन आवर, और हर स्क्वायर मीटर में मशीन आवर लगता है 2 घंटा, तो भाई 3.5 लाख में 3.5 लाख इंटू 2 घंटा, और हर मशीन आवर का रेट है 75, ये भी आएगा इतना। ये मिला के आने वाला है फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 175, 1 2 3 4 5 6। ठीक, मेरा WIP के बारे में कुछ बोला नहीं था, पहला साल है, एड ओपनिंग FG रहेगा नहीं, माइनस करना है क्लोजिंग FG, और क्लोजिंग FG कितना था, कुल मिला के 3.5 लाख बनाए, जिसमें 50,000 क्लोजिंग FG था, तो कैसे निकालेंगे 10, ये था 3,50,000 का, तो 50,000 के लिए क्या आएगा, मेरे को सीधा मिलने वाला है COGS, जाएगा 15 करोड़। लास्ट में लिखा हुआ है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 250 पर स्क्वायर मीटर। ध्यान देना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितने यूनिट पे आएगा, जितना यूनिट बेचेंगे, 3 लाख इंटू 250, ये आने वाला है 7.5 करोड़, ये मिला टोटल कॉस्ट। यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है पर स्क्वायर मीटर 1000, तो चलो ऐड करते हैं प्रॉफिट, सेल वैल्यू कितना आएगा, 3 लाख इंटू 1000, ये मिलेगा 30 करोड़, यानी प्रॉफिट आएगा 7 करोड़ 50 लाख, बन गया। चलो यहां तक हुआ, अब मेरे को फटाफट कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। पहले पार्ट में पूछा क्या था, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर एनम आफ्टर द प्लांट इज ऑपरेशनल, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं हर साल, देखो 7 करोड़ 50 लाख, तो आंसर क्या आ जाएगा, 750 लाख। अब अगला मेरे को कैलकुलेट करने बोला है करंट असेट कितना आएगा, और डेटर को वैल्यू करना है कॉस्ट पे, यानी कैश कॉस्ट। फिर आगे नेट वर्किंग कैपिटल, तो CA माइनस CL निकालना है। चलो एक काम करें, लाइन बाय लाइन CA माइनस CL निकालते हैं, कितने के बेसिस पे। अच्छा पहला लाइन सुना सुना है, पूरा कर देंगे। देखो सबसे पहले देखो मेरा क्या लिखा हुआ है, द फर्म विल हैव टू गिव अ लॉन्गर क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स टू द कस्टमर। कस्टमर मतलब डेटर का 3 महीना,
और क्वेश्चन में क्लियरली बोला है डेटर को वैल्यू करना है कॉस्ट पे यानी कैश कॉस्ट, यानी सेल में से प्रॉफिट हटा के टोटल कॉस्ट पे वैल्यू करना है, वो है 22 करोड़ 50 लाख। इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, मेरा ये आने वाला है 56250000। मेरा रॉ मटेरियल स्टॉक बोलता है 15% ऑफ एनुअल कंजम्पशन रहेगा, यानी जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है इसका 15% आएगा, इसका 15% कैलकुलेट करना ये आएगा 105000000। जब उल्टा चलेंगे माइनस माइनस नहीं प्लस हो जाएगा 80500000। तो मेरा रॉ मटेरियल स्टॉक आया हुआ है 105000000। WIP स्टॉक है नहीं, FG स्टॉक मेरा ऑलरेडी निकाला हुआ है, कितना है 25000000। ठीक, और मेरा क्रेडिटर का देखना पेमेंट पीरियड दिया हुआ है 1 मंथ, तो एक काम करते हैं करंट लायबिलिटी में लिखते हैं क्रेडिटर 1 मंथ। और ध्यान देना क्रेडिटर को हम लोग हमेशा किस चीज पर वैल्यू करते हैं, परचेज पे। मेरा परचेज का वैल्यू इतना था, तो 80500000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1, मेरा ये वाला वैल्यू आएगा 670833। अब बोलता है बाकी सारा का सारा जो एक्सपेंसेस है उसका लैग पीरियड दिया हुआ है 1 मंथ। तो भाई आउटस्टैंडिंग सारे एक्सपेंसेस को एक साथ लिख देते हैं। सारे में क्या आ रहा है, एक आ रहा है डायरेक्ट वेजेस, एक मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एक सेलिंग ओवरहेड। एक काम करें सबको ऐड करते हैं, ये प्लस ये प्लस ये, ये मिलाकर शायद आ जाएगा 15000000। ठीक, मेरा कैश बैलेंस दिया हुआ है 25 लाख, कैश बैलेंस दिया हुआ है 25 लाख। पहला पार्ट में पूछा है सारे करंट एसेट को बताओ। चलो एक काम करें, एक बार जरा करंट एसेट का टोटल निकालते हैं। ये आएगा 9425 4 बार 0, 9425 4 बार 0, सॉरी ये रहा। तीसरा पार्ट में नेट वर्किंग कैपिटल वो क्या आएगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। मेरा करंट लायबिलिटी कितना है, आ, 72541667 आना चाहिए, 72541667 आ गया। देखना मेरा 5 में से 3 पार्ट हुआ, बस 2 पार्ट और बचता है। मेरे को कैलकुलेट करना है परसेंटेज कॉस्ट ऑफ 2 ऑप्शन फॉर रिड्यूसिंग वर्किंग कैपिटल, और अगला कैलकुलेट करना है एमपीबीएफ। याद होगा एमपीबीएफ था टंडन कमेटी का। अब एक काम करते हैं, अब आगे का जो 2 पार्ट है फटाफट पढ़ते हैं। तो देखो क्या लिखा है, the entity is also considering reducing the working capital requirement by either of 2 option. Either ये reduce करेगा credit period to customers by a month, which will lead to reduction in sales by 5%, यानी एक ऑप्शन है डेटर के पीरियड को 1 महीना कम कर देगा, जिससे सेल 5% गिरेगा। तो भाई एक बात सोचो अपने आप, अगर सेल 5% गिरेगा तो ये हो गया -5%, मेरा प्रॉफिट भी हो जाएगा -5%, मेरा कॉस्ट भी हो जाएगा -5%, मेरा ऊपर में सब कुछ हो जाएगा -5%। तो ध्यान देना, अगर बाई चांस हम लोग ये काम करते हैं तो जो मेरा प्रॉफिट था इतना, ये 5% कम हो जाएगा। 5% कितना आता है, 37,50,000। मेरा प्रॉफिट का नुकसान होगा 37,50,000। मेरा फायदा क्या हो जाएगा, जितना मेरा अभी डेटर का वैल्यू है थोड़ा कम हो जाएगा, और अगर डेटर का वैल्यू कम हुआ तो मेरे को लोन कम लेना पड़ेगा, पर ये लोन कम लेने के चक्कर में मेरा नुकसान कितने का होने वाला है, इतने रुपए का प्रॉफिट का। अब देखो मेरा पहले था डेटर का पीरियड 3 महीना, हो जाएगा 2 महीना, तो वापस से अगर कैलकुलेट करें नया डेटर क्या आएगा, तो भाई अब कॉस्ट ये नहीं रहेगा, कॉस्ट भी तो 5% कम होगा, तो क्या आएगा 22,500
1 2 3 4 5 6 -5%। ये है साल भर का, तो भाई अब जो 3 महीना था उसकी जगह हो जाएगा 2 महीना। ये वैल्यू देखना कितना आ जाएगा, ये आएगा 3562500। यानी पहले डेटर का वैल्यू था इतना, अब डेटर का वैल्यू आ गया इतना, तो मेरा डेटर का वैल्यू कितना कम हुआ जरा देखना। ये डेटर का वैल्यू कम हुआ है 2062500, यानी इतना मेरा नुकसान हो रहा है इतने रुपए के डेटर को कम करके, यानी इतना रुपए का लोन कम लेके। तो मेरा नेट में नुकसान का परसेंटेज अगर निकाले, बोला क्या है, एनुअलाइज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, इतना का नुकसान हुआ डिवाइड बाय इतने डेटर को कम करने से। ये कितना आएगा 18.19%, ये 18.18। अब देखो पहला ऑप्शन में 18.18, ये 4 में खाली इधर ही है, तो आंसर सीधा ए है। अब वैसे सेकंड ऑप्शन क्या था, इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है क्या निकालने के लिए, फैक्टरिंग क्यों कैलकुलेट करें, और मेरे को पहला वाला पार्ट के अंदर से आंसर आ गया। तो हम फैक्टरिंग के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो ये स्मार्ट तरीका है एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने का। अब मेरा आगे बोलते हैं एमपीबीएफ कैलकुलेट करो। अब एमपीबीएफ कैसे निकालेंगे जरा देखें। देखना मेरा लास्ट पैरा में लिखा हुआ है, बैंक हैज स्टिपुलेटेड that it will grant 75% of net current asset as advance against working capital। याद होगा CA माइनस CL करते थे नेट वर्किंग कैपिटल, -25 करते थे तो मेरे को मिलता था एमपीबीएफ। तो जितना भी मेरा नेट वर्किंग कैपिटल है उसमें 25% हटाएंगे तो मेरे को एमपीबीएफ मिलेगा। तो मेरा नेट वर्किंग कैपिटल हम लोग कैलकुलेट किए थे, आया हुआ है इतना, इसका 75% निकालेंगे आएगा एमपीबीएफ। तो 7254167 का 75% निकालो, कितना आएगा 5440625 5440625 आंसर आया ये, सीधा लगाओ बी को। अब एनुअलाइज्ड परसेंटेज ऑफ कॉस्ट टाइम क्यों निकाले, अगर देख के समझ में आया ये वाला आंसर है। तो जो आगे लास्ट में लिखा हुआ है ये वाला लाइन पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। स्टिल ये लाइन था क्या, द बैंक हैज कोटेड 16.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट विद अ कंडीशन of opening a current account which will require 10% of loan amount to be minimum average balance। यानी बैंक बोलता है भाई मान लो 100 रुपए का लोन देंगे तुमसे 16.5% इंटरेस्ट लेंगे, यानी 16.5, पर 100 रुपए के रेट में तुमको उसका 10% यानी 10 रुपया करंट अकाउंट में रखना पड़ेगा, यानी तुम यूज नहीं कर पाएगा। तो भाई 100 में से करंट अकाउंट में पड़ा रहेगा, मतलब यूज तो खाली 90 हो पाएगा। तो 16.5 मेरा खर्चा लगेगा, 90 को पाने के लिए इंटू 100 कैलकुलेट करना, देखना कितना आ जाएगा ये 18.33%। तो देखना इसी ऑप्शन में आंसर है 18.33%। सो ये था हमारा आरटीपी का क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन जब पढ़ के मेरे संग कर रहा होगा बड़ा इजी लग रहा होगा, बस एग्जाम के अंदर में जो इतना बड़ा क्वेश्चन है उसको तुम लोगों को तोड़ तोड़ के करना है, तब केस बेस्ड वाला क्वेश्चन तुम लोग को इजी लगेगा। ठीक, अब ये हमारा क्वेश्चन है एमटीपी 1 का फैक्टरिंग का। अब लोचा ये हुआ कि इस क्वेश्चन के वो फैक्टरिंग के अंदर में जिस तरीका से इन्होंने सॉल्व किया वो बड़ा नहीं, हल्का सा अलग टाइप का, जैसा हम लोग ने क्लास में डिस्कस किया था। एक फॉर्मूला में इन्होंने चेंज कर दिया, अब जो फॉर्मूला में इन्होंने चेंज किया अब इंस्टीट्यूट जैसा किया हम लोग को वैसा करना पड़ेगा। वो चेंज क्या हुआ जब आएगा तो बता देगा। एक बार फटाफट देखते हैं साथ में क्वेश्चन क्या है। देखो, तो जैसा मैंने मैराथन में बताया था, क्लास में बताया था, उसमें एक फॉर्मूला में हल्का सा बदलाव हुआ है जिस तरीका से इन्होंने सॉल्व किया। अब इंस्टीट्यूट ने अगर वैसे सॉल्व किया है, एग्जाम में सही हो या गलत हो वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि वो बहुत लॉजिकल नहीं है पर एग्जाम को लिए वैसा करना पड़ेगा। देखिए क्या है, देखो क्या बोला है, मेरा एनवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड is a manufacturing industry which manages its accounts receivable internally by sales and credit department। ये सप्लाई करता है स्मॉल आर्टिकल टू डिफरेंट इंडस्ट्री। मेरा टोटल सेल्स लेजर ऑफ कंपनी स्टैंड एट ₹200 लाख, जिसका 80% है क्रेडिट सेल, यानी साल भर का क्रेडिट सेल आया हुआ है 200 का 80% कितना आएगा 160 लाख। ठीक, मेरे कंपनी का क्रेडिट पॉलिसी है 2/40 नेट 120 और पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट करता है
ऑन एन एवरेज आउट ऑफ टोटल 15%, सॉरी 15 नहीं, 50% कस्टमर डिस्काउंट लिया, यानी 40 दिन में दिया, 50% लोग 40 दिन में पैसा दिए, और बाकी जो बैलेंस है यानी रिमेनिंग 50% उन लोगों ने पैसा दिया है 120 दिन में। यानी आधा पैसा मिला है 40 दिन में, आधा पैसा मिला है 120 दिन में। सो इससे मेरे को क्या मिलने वाला है, एवरेज क्रेडिट पीरियड कितना आया। सो ये कैसे मिलेगा, 40 का 50% प्लस 120 का 50%, ये आएगा 20 प्लस 60 मिलाकर आने वाला है 80 डेज। ठीक, तो एवरेज क्रेडिट पीरियड आया हुआ है 80 डेज। अब आगे बैड डेट दिया है 1% ऑफ क्रेडिट सेल, तो ध्यान देना क्रेडिट पीरियड निकाला हुआ है 80 डेज, मेरा बैड डेट निकाला हुआ है 1% ऑफ क्रेडिट सेल। ठीक है, with escalating cost associated with in-house management of debtors coupled with the need to unburden the management with the task so as to focus on sales promotion, the CFO is examining the possibility of outsourcing its factoring services for managing the receivable। ज्ञान का बात था। अब आगे बोलते हैं मेरा currently firm spends rupees 2,40,000 per annum to administer the credit sale, तो भाई मेरा collection cost है 2,40,000। ठीक है, these are avoidable as a factoring firm is prepared to buy the firm's receivable. The main element of proposal is are as below। मेरा फैक्टर 2% कमीशन लेगा अपना फीस, ये एडवांस देगा इंटरेस्ट काट के 18% और 10% है रिजर्व। याद होगा 3 चीज करता हूं, तीनों दिया हुआ है। ऑल्सो कंपनी हैज द ऑप्शन टू टेक लॉन्ग टर्म लोन एट 15% इंटरेस्ट या बैंक फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल एट 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट। You are also present at the meeting being a financial control consultant. The CFO has asked you to be ready with the following question. Consider a year as 360 days. पहला लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, What is the average level of receivable? ये एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल बोला ना, ये क्वेश्चन को थोड़ा अलग किया। साल भर में इतना बेचेंगे, साल भर का मिला के डेटर इतना आएगा, पर मेरे को साल भर से मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है ऑन एन एवरेज डेटर क्या है। सो हम बताते हैं क्लास में हम लोग कैसे किए थे, अभी कैसे करेंगे, फाइनल आंसर कैसे सेम आएगा। अब हम बताते हैं क्लास में हम लोग ने क्या किया था, साल भर का डेटर है 1,60,00,000, माइनस करते थे फीस या कमीशन। फीस या कमीशन कितना था 2%, तो 1,60,00,000 का 2% कैलकुलेट करना, ये आएगा 3,20,000। और रिजर्व है 10%, माइनस करते थे रिजर्व 1,60,00,000 का 10% आता है 16 लाख, यानी नेट में अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करें आता है 1,40,8,410। अब माइनस करते थे इंटरेस्ट जो मेरे को इस पर कैलकुलेट करना है 1,40,8,410 इनटू कौन से रेट पे 18%, कितने दिनों के लिए 80 डिवाइडेड बाय 360। ये वैल्यू आ जाएगा 563,200 शायद। एक बार वापस से क्रॉस चेक करके देख लेते हैं मैंने सही निकाला है ना। परफेक्ट। तो देखना अमाउंट ये आएगा, कितना अमाउंट मेरे को देना है 13516,800। ठीक, अब यहां पे इन्होंने क्या बोला बताओ, एवरेज रिसीवेबल क्या है। तो भाई अगर रिसीवेबल का वैल्यू देखा जाए तो रिसीवेबल कैसे मिलता था, साल भर का क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय 360, एक दिन का आया, क्रेडिट पीरियड है 80 इंटू 80। तो अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 3,555,556। ठीक, यानी हर एक बार में इतने रुपए का डेटर लिया, माइनस करेंगे फीस या कमीशन 2%, माइनस करेंगे रिजर्व। पर एक बात बताओ, अब डेटर आया इतने का, मेरा क्वेश्चन उठता है ऐसा काम ये साल में कितनी बार करने वाला है। देखो 360 डेज, साल भर का सेल इतना है,
डेटर एवरेज में इतना है, तो मेरा डेटर टर्नओवर रेशियो आएगा सेल डिवाइडेड बाय डेटर। अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा, ये आने वाला है 4.5 टाइम्स। साल भर में ऐसा काम 4.5 टाइम्स होगा। अब इसका 2% निकालेंगे, कितना आएगा? जाएगा 71111। और रिजर्व दिया हुआ है 10%, इसका निकालेंगे, ये आएगा 3555556। जाएगा 3128889। अब माइनस करेंगे जस्ट इस चीज पर, 3128889 का 18% इंटू 80/360, ये आ जाएगा 125156। तो ये अमाउंट माइनस करके आएगा 3003733। ठीक। अब देखो पहले वाले पूछा है एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल बताओ, तो भाई एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल निकालना है, तो आंसर आया ये वाला। कितना मेरा एडवांस फैक्टर देने वाला है रिसीवेबल को, अब हम लोग ने निकाला था इतना, पर सिंस इन्होंने रिसीवेबल पहले पार्ट में कैलकुलेट कराया, तो मेरे को निकालना पड़ेगा इस वैल्यू पे 3003733, ऑप्शन सी। अब बोलता बताओ एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग क्या लगा, मेरा साल भर में एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग क्या लगा। फैक्टर के पास जाने का खर्चा क्या लगता है, एक लगता है फीस कमीशन और इंटरेस्ट मिला के, एक और मिलाकर देखो ये वैल्यू कितना आ रहा है 883,200। आंसर कितना है 883,200। अब तुम लोग अगर हम बाई चांस इस पर निकाले तो क्या होगा, दिस प्लस दिस करो 71111 प्लस 125156 करो, ये वैल्यू कितना आया 196267। पर भाई ये जो काम किया ये साल में 4.5 टाइम्स हो रहा है ना, तो इंटू करना पड़ेगा 4.5, कितना आएगा देखना 883201। तो इवेंचुअली जाके देखो यही सेम काम जो यहां पे हुआ वो यहां पे हुआ, पर पहला पार्ट में इन्होंने बोल दिया एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल निकालने, एवरेज में रिसीवेबल क्या होता है, इसीलिए मेरे को इस तरीका से चलना पड़ा। ये अगर तुम लोग ऐसे नहीं भी निकालना, तुम लोग आराम से इस टेबल को बनाओ, पूरा कैलकुलेशन करो, फिर सीधा सीधा बस एक बात देख लो, डेटर टर्नओवर रेशियो क्या था भाई, 1,60,00,000, सॉरी पीरियड है 80 डेज, साल में 360 दिन है, 80 और में पैसा आता है यानी 4.5 टाइम्स, सबको डिवाइड कर दो 4.5, आंसर आया पहला वाला। इसको डिवाइड कर दो 4.5, आंसर आया दूसरा वाला। एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग साल भर का कॉस्ट पूछा है तो ये लेना पड़ेगा 883,200। ठीक। अब आगे पूछा है बताओ नेट कॉस्ट टू कंपनी क्या लगा, नेट कॉस्ट टू कंपनी क्या लगा 883,200 लगा, पर भाई मेरा कुछ कॉस्ट सेव हो गया, और हम लोग क्या बात करते थे क्या क्या मेरा कॉस्ट बचने वाला है, जो कॉस्ट मेरा पहले लगता क्या बचता, बैड डेट, अगला कलेक्शन कॉस्ट, अगला कैश डिस्काउंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पर आईसीएआई जब नेट कॉस्ट निकाला या इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकाला, उसके अंदर वो लोग क्या किया, खाली बैड डेट और क्या नाम है इसका कलेक्शन कॉस्ट को ही लिया है। ये एक बदलाव आया है। अब अनफॉर्चुनेटली बाकी भी जो माइनस होना चाहिए था पर हम लोग नहीं करेंगे, तो एग्जाम के अंदर में जो चीज में गड़बड़ है और आईसीआई ने एमपीपी में ऐसा निकाल दिया तो वो करना पड़ेगा। तो देखो अभी तक तो सेम चला, पर नेट में मेरा खर्चा क्या लगा इतना, माइनस बैड डेट माइनस कलेक्शन कॉस्ट। बैड डेट कितना था 1% ऑफ क्रेडिट सेल, 1,60,00,000 का 1% होता है 1,60,000। मेरा कलेक्शन कॉस्ट 2,40,000, यानी मेरा नेट में कॉस्ट कितना लग रहा है, कितना लग रहा है 483,200। मेरा नेट में कॉस्ट लग रहा है 483,200, और इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में इन्होंने 883,200 पे नहीं निकाला, इन्होंने नेट क्या कॉस्ट पे निकाला है 483,200 लगा, डिवाइडेड बाय ऑन एन एवरेज हर एक और में कितना पैसा पाकर 3003733 इंटू 100। तो कैलकुलेट करना, ये कितना आएगा 16.09%।
सो देखो सेम वही अप्रोच था, फर्क क्या आया, सिंस यहाँ पे एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल बोल दिया तो हम लोग इस क्रेडिट सेल था साल भर का डिवाइडेड बाय 360 एक दिन का, ऑन एन एवरेज पैसा मिलता है 80 दिन में, डेटर निकाले, सेम वही कैलकुलेशन कर दिए डेटर पे, पहला पार्ट तीसरा पार्ट डन। फिर बोलता बताओ एनुअलाइज कॉस्ट मेरा खर्चा क्या लगा, फीस और इंटरेस्ट को जोड़े, पर भाई ये तो मेरा एनुअल कॉस्ट नहीं था, ये तो एक बार का डेटर था, मेरा साल में डेटर टर्नओवर रेशियो 4.5 टाइम्स है, इनटू के 4.5 टाइम्स, मुझे वैल्यू मिल गया। अब जब नेट कॉस्ट निकाले, बस ये एक जो चीज है ये मेरे को सही नहीं लगा, पर इन्होंने जैसा किया ऐसा करना पड़ेगा। अब चार चीज बच रहा है, पर ये लोग बोलते हैं खाली दो ही चीज बचा, बैड डेट एंड कलेक्शन कॉस्ट, माइनस करेंगे बैड डेट एंड कलेक्शन कॉस्ट, इतना मेरा नेट कॉस्ट लगा, लिख दिए, और नेट कॉस्ट पे लोग कैलकुलेट किया है परसेंटेज, कितना नेट कॉस्ट लगा डिवाइडेड बाय एक बार में कितना पैसा पाते। तो एक छोटा सा एडजस्टमेंट आया जो तुम लोग को करना पड़ेगा। अब इसके अलावा एमटीपी 1 में कुछ कुछ 2+2+1 नंबर का क्वेश्चन भी था, वो भी जरा देख ले क्या था। देखो, Raman Limited wants to implement a project for rupees 25 lakh is required. Following financing options are at hand. पहले वाले में खाली इक्विटी शेयर से आया, अगले वाले में इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर दोनों से आया। मेरे को निकालना क्या है इंडिफरेंस पॉइंट और उस पे ईपीएस क्या रहेगा, ठीक निकाल लेंगे। टैक्स रेट दिया हुआ है 35%। भाई ये क्वेश्चन 2 नंबर डिजर्व नहीं करता था, उससे ज्यादा डिजर्व करता था। हम बताते हैं कैसे होगा। याद करो इसके अंदर में ईबीआईटी को एक्स मानते थे, सो पहले वाले ऑप्शन में ईबीआईटी है एक्स, इंटरेस्ट कुछ नहीं है तो ईबीटी मिला, इनटू 1 माइनस टैक्स रेट ईटी मिला, प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ नहीं है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 25,000। दूसरे वाले में ईपीएस क्या आएगा, ईबीआईटी है एक्स माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसको देंगे डिवेंचर को 10,000 इंटू 100, 10 लाख का 10% 1 लाख इंटरेस्ट, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड 5,000 इंटू 100, ये हुआ 5 लाख का 12% कितना आने वाला है 60,000, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 10,000। अब मेरे को इन दोनों को इक्वेट करना है और सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करने जाएगा पागल हो जाएगा, उससे बेटर है ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, ऑप्शन को पुट करके देख लो आंसर क्या आ रहा है। पहला बात 294872 मान लो एक्स का वैल्यू 294,872 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाय 25,000, ईपीएस आया 7.67, यानी एक बात तो क्लियर है पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, अब इधर ये रहेगा। अब वापस से यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं 294,872 माइनस 1 लाख, एक वैल्यू आया, इनटू करेंगे 0.65 माइनस करेंगे 60,000 डिवाइड करेंगे 10,000, ईपीएस आ रहा है 6.67, सो ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब अगला बारी आता है 320513 का, उसके साथ एक बार आंसर मैच करते हैं। चलो 320513 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाय 25,000 कितना आया 8.33, ऑप्शन 8.33 आया। अब यहां पे देखते हैं 320513 माइनस 1 लाख इंटू 0.65 माइनस 60,000 डिवाइडेड बाय 10,000 8.33, आंसर क्या आएगा बी। सो 1 का पार्ट बी। सो देखो ये थोड़ा स्मार्ट तरीका था करने का, अगर तुम लोग इक्वेशन बना के सॉल्व करता पक्का इसमें तुम लोग 10 मिनट वेस्ट करता और कोई फायदा नहीं था। तो एग्जाम में काफी और ऑप्शन को देख के उल्टा चल देना चाहिए। नेक्स्ट, अब यहां लिखा है अगर ईबीआईटी इंक्रीज करता है 6%, नेट प्रॉफिट बढ़ता है 6.9%, ये लेवरेज का है। देखना सेल के चेंज होने पे ईबीआईटी कितना चेंज होता है ये बताता है डॉल, ईबीआईटी के चेंज होने पे नेट प्रॉफिट माने ईएटी या ईपीएस कितना चेंज होता है ये बताता है डीएफएल। ये चेंज हुआ 6%, ये चेंज होता है 6.9%, तो डीएफएल कितना आएगा 6.9 डिवाइडेड बाय 6, ये आएगा 1.15। इनफैक्ट डीएफएल ही पूछा है तो 1.15 आगे पढ़ना क्यों है, खत्म हो गया आंसर। अब ज्ञान बहुत बांटा है, सेल इंक्रीज करेगा 6%, ये चेंज होगा 24%, तो यहां से यहां कौन बताता है डीसीएल 24/6 कितना आएगा 4 टाइम्स, जान के क्या करें, डीएफएल पूछा है वो तो यहां से मिल गया 1.15, वेरी इजी।
व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द कंपनी कैन एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट? ये हम लोग थ्योरी के अंदर में पढ़े थे। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, आंसर कितना है? 3 साल। डन। करते हैं एमटीपी 2 का क्वेश्चन, उसी के साथ हमारा ये डिस्कशन हो जाएगा खत्म। देखो, ये केस बेस्ड का क्वेश्चन है, एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। टियागो लिमिटेड इज एन ऑल इक्विटी कंपनी। पहले एक बार पढ़ लो, क्या किस चैप्टर का क्वेश्चन है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिबेंचर का इशू प्राइस, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, ओवरऑल कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है। ठीक है। टियागो लिमिटेड इज एन ऑल इक्विटी कंपनी engaged in manufacturing of batteries for electric vehicle. There has been a surge in demand for their product due to rising oil prices. The company was established 5 years ago with initial capital of rupees 10 lakh, and since then it has raised fund by IPO, taking the total paid up capital to rupees 1 crore, comprising of fully paid up equity share of rupees 10 each. So भाई आज के दिन equity share capital है 1 crore rupees 10 per share, 1 करोड़ का है इक्विटी शेयर कैपिटल। द कंपनी करेंटली हैज एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व ऑफ 60 लाख, रिटेन अर्निंग्स है 60 लाख। ठीक है। द कंपनी हैज बीन फॉलोइंग कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट पॉलिसी ऑफ 40% ऑफ अर्निंग्स। डिविडेंड पे आउट दिया हुआ है 40%, यानी रिटेंशन रेशियो है 60%। The retained earnings by company are going to provide a return on equity of 20%, जिस पे रिटर्न कमाते हैं 20%। तो इससे आराम से मिल जाएगा ग्रोथ रेट। 60% का 20% होता है 12%। बी इंटू आर। मेरा करंट ईपीएस दिया हुआ है 20 और पी रेशियो दिया हुआ है 15x। ईपीएस दिया हुआ है 20, पी रेशियो क्या होता है? एमपीएस बाई ईपीएस, वो दिया है 15। तो अगर ईपीएस 20 है, यानी एमपीएस कितना आएगा? 15 इंटू 20 कितना आने वाला है? 300। चलो ठीक है, यानी जैसे ही इतना बड़ा क्वेश्चन है करते चलो स्क्रिबल, कुछ कुछ नंबर निकालते चलो। नेक्स्ट, the company wants to expand the capital base by raising additional fund by way of debt, preference and equity mix. The company requires an additional fund of 1 करोड़ 20 लाख। तो भाई इतना ऑलरेडी था, 1 करोड़ 20 लाख और चाहिए। ओ माय गॉड। ठीक है भैया, लेके आओ। The target ratio of owned to borrowed fund is 4:1 post the fund raising activity. यानी देखो 1 करोड़ 60 ऑलरेडी था, 1 करोड़ 20 और आएगा, 160 120 मिलाकर होता है 2 करोड़ 80 लाख। टोटल कैपिटल हो जाएगा 2 करोड़ 80 लाख। ठीक है। और रेशियो ऑफ ओन्ड टू बोरोड फंड होगा 4:1, यानी इसका 4:1 4 रहेगा ओन्ड फंड, 1 रहेगा बोरोड फंड। तो अगर 2 करोड़ 80 लाख कुछ 4:1 के रेशियो में बांटे, तो पहला वाला आएगा 2 करोड़ 24 लाख, इक्विटी रिटेन मिलाकर 2 करोड़ 24 लाख। और डिबेंचर भी आएगा, प्रेफरेंस भी आएगा, मिलाकर आएगा 56 लाख। ठीक है। अब आगे बोलता है कैपिटल गेयरिंग होगा 0.4x। मेरा क्वेश्चन उठता है कैपिटल गेयरिंग का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल गेयरिंग का मतलब होता है फिक्स्ड वालों से कितना लेकर आना है एज कंपेयर टू फिक्स्ड वालों से कितना लेकर आना है एज कंपेयर टू वेरिएबल वाला क्या रहेगा। तो देखना यहाँ पे मेरा फिक्स्ड वालों से कितना लेके आना है एज कंपेयर टू वेरिएबल वाला क्या रहेगा? 0.4। चलो ये वाला इक्वेशन को यूज करते हैं जब थोड़ा और आगे बढ़े नंबर। The existing debt market are under pressure due to ongoing RBI action on NPAs of the commercial bank. Due to challenges in raising the debt fund, the company will have to offer 100 रुपए का फेस वैल्यू डिबेंचर एट एन अट्रैक्टिव यील्ड ऑफ 9.5%। कूपन रेट रहेगा 8%, इशू प्राइस होगा 4% ऑफ प्रोसीड। अच्छा, डिबेंचर के बारे में बहुत ज्ञान बांटा हुआ है।
₹100 का फेस वैल्यू है, कूपन रेट है 8%, मतलब इंटरेस्ट देना है 100 का 8%, ₹8। यील्ड माने क्या, रिटर्न, इन्वेस्टर कितना रिटर्न कमाएगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया है 9.5% DRR। इश्यू एक्सपेंस रहेगा 4% ऑफ प्रोसीड, फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है, जितना नेट प्रोसीड आएगा उसका 4%। मेरा प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू दिया हुआ है 1000, डिविडेंड देने वाला है 10%, 1000 का 10% होता है ₹100। प्रेफरेंस शेयर को इशू करेंगे 5% प्रीमियम में, 1000 में 5% ऐड करके इशू करेंगे 1050। और रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम में, रिडीम करेंगे 1000 का 10% ऐड करके 1100 में। आफ्टर 10 years एन दिया हुआ है 10 साल। एट द सेम टाइम एट विच डिवेंचर्स विल बी रिडीम्ड, डिवेंचर का भी एन दिया हुआ है 10 साल। The CFO of the company is evaluating a new battery technology to invest the above raised money. The technology is expected to have a life of 7 years. अब इसमें हर साल ऑपरेटिंग कैश फ्लो कमाएगा 25 लाख रुपया साल भर का। टैक्स रेट दिया है 27%, टैक्स रेट इसमें काम आएगा 27%। चलो ठीक है। मेरे को सबसे पहले कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या आएगा, तो भाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। ओके, कैसे मिलेगा, देखो ग्रोथ रेट दिया हुआ है तो के का फॉर्मूला d1/P0 + g × 100। पहला बात डिविडेंड क्या है, अभी तक का अर्निंग्स था ₹20, डिविडेंड पे करते हैं 40%, तो 20 का 40% होता है 8। ₹8 डिविडेंड दे दिए, पर अगले साल 12% ज्यादा देना है। D0 है 8, 8 का 12% ज्यादा देना है, तो 8 में 12% ऐड करो, कितना आएगा 8.96 डिवाइडेड बाय P0, अभी का प्राइस है 300, ग्रोथ रेट है 12%, 0.12 परसेंटेज फिर इंटू 100, कैलकुलेट करके देखना, ये आएगा 14.99% शायद, तो आंसर आएगा 14.99% डी। ठीक, अब अगला मेरा पॉइंट नंबर पार्ट 2, तो के ही आ गया है 14.99। ठीक, which of the following is the most accurate measure of issue price of debenture? मेरा डिबेंचर का इशू प्राइस क्या होना चाहिए, तो देखो डिबेंचर का इशू प्राइस कितना में इशू किया नहीं बताया, पर एक बात जरूर बोला हुआ है कि इंटरेस्ट कमाना है हर साल 8, पर नेट प्रोसीड कुछ दिया नहीं, यानी सॉरी रिडीम कितना में करना है कुछ बोला नहीं, तो हम लोग मानते हैं पार। ये कमाना चाहता है 9.5%, तो मेरे को निकालना है आज के दिन कितना में इशू किया जाए, उसका फेयर वैल्यू क्या रहेगा। अगर बाई चांस ये परपेचुटी बोलता ना, टिल परपेचुटी, यहां तो देखो एन 10 साल बोल दिया, परपेचुटी बोलते हैं, क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता, कितना में इशू किया जाए कि सामने वाला 9.5% कमाया, कितने रुपए को पाके 8, तो इशू प्राइस क्या होता है 8 डिवाइडेड बाय 9.5%। पर यहां पे ऐसा बोला नहीं है, यहां पे बोलता है 10 साल तक 8-8 रुपया मिलेगा। तो याद करो हम लोग एक बनाते थे कैपिटल वेटिंग का टेबल, जहां लिखते थे पर्टिकुलर्स, टाइम पीरियड, पीवी फैक्टर का रेट दिया हुआ है 9.5%, इंटरेस्ट और प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू। देखना मेरा कंपनी का हर साल का खर्चा होने वाला है 8-8 रुपया, टाइम पीरियड 1 से 10 तक 8 रुपया, और आखिरी साल में देने वाला है 100 रुपया। अब यहां पे आ जाएगा PVIFA एन्युटी फैक्टर, तो 100% का अगर एन्युटी फैक्टर निकालेंगे ये आएगा 6.2787, और यहां पे आएगा पीवी फैक्टर
ये आएगा 0.4035। सो 8 इंटू 6.2788 50.23, ये आएगा 40.35, मिलाकर आएगा 90.58। यानी आज के दिन इसका फेयर वैल्यू क्या बनता है 90.58, आंसर बनेगा सी। अब ये वाला पार्ट जेन्युइनली एक अच्छा पार्ट था। तीसरा पार्ट में मेरे को कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ डेट यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। हमारा केडी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आरबी माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइड बाय आरबी प्लस एनपी बाय 2 इंटू 100। इंटरेस्ट देंगे 8 इंटू 1 माइनस 0.27, आरबी है 100 रुपया, एनवी क्या आने वाला है, देखो इशू करना है 90.58, पर जितना में इशू करेंगे उसका 4% फ्लोटेशन कॉस्ट लग जाएगा। 90.58 में माइनस करो 4%, कितना आएगा 86.96 डिवाइडेड बाय 10 होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 इंटू 100। सो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करें, ये पोर्शन आएगा आई थिंक 7.63 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। देखा आंसर है 7.64%। अब अगला मेरे को कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड, यानी कैलकुलेट करना है केपी। ये तो बड़ा आसान है, फॉर्मूला क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 इंटू 100। ये कैलकुलेट करना ही आएगा 9.77%, आंसर हो गया ये। अब आगे पूछा है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसा कुछ देर पहले बताया था, थोड़ा स्मार्ट मेथड लगाना। अब देखो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया हुआ है 14.99, इक्विटी का कॉस्ट है 14.99, मेरा प्रेफरेंस का कॉस्ट निकाले 9.77, डिवेंचर का निकाले थे 7.64। सो ऑब्वियस सा बात है मेरा ओवरऑल कॉस्ट इसके बीच में होना चाहिए। अब सोच के देखो, इस सब के बीच में होना चाहिए तो ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा, तो आंसर ऑब्वियस सा बात है क्या आएगा, ए। सो ये बहुत ही स्मार्ट तरीका से करना इस टाइप के क्वेश्चन को। सो देखो ये क्वेश्चन में जेन्युइनली पहला पार्ट डिफिकल्ट था नहीं, सेकेंड पार्ट ऑनेस्टली एक अच्छा पार्ट था, तीसरा चौथा पार्ट इजी था, जो पांचवा वाला पार्ट था स्मार्ट तरीका से करना, झमेला खत्म। अब लास्ट में मेरे को 2+2+1 कुछ और क्वेश्चन था, कर लेते हैं। रानू एंड कंपनी हैज इशूड 10% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 फॉर 10 लाख। टोटल गया भाड़ में 100 रुपए का फेस वैल्यू है, 10% इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट देंगे 100 का 10%, 10। डिबेंचर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, तो 100 में 5% कम, यानी इशू करने वाले हैं 95 में। फ्लोटेशन कॉस्ट ₹10 पर डिबेंचर चला जाएगा, 10 रुपया हटाओ, बचा 85। रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम में, 100 की जगह 110 आफ्टर 10 ईयर्स एंड 10 साल। टैक्स रेट दिया 30%, निकालना है कॉस्ट ऑफ डेट, रिडीमेबल है, फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 इंटू 100। कैलकुलेट करना ये आना चाहिए 9.74, करेक्ट, वही आंसर है। जो मेरा अगला पार्ट है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, लेवरेज चैप्टर में पढ़े थे। सेल दिया हुआ है 10 लाख, ब्रेक इवन दिया हुआ है 6 लाख, कॉस्ट को भी फालतू में इसमें जोड़ दिया। याद होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है सेल माइनस बीपी, तो 10 लाख माइनस 6 लाख कितना मिल जाएगा, 4 लाख। मेरे को कैलकुलेट करना है डॉल, डॉल का याद है फॉर्मूला था 1 डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में होता था।
और मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं हमेशा सेल पे। 4 लाख बाय 10 लाख कितना आएगा 0.4, तो डॉलर आएगा 1 डिवाइड बाय 0.4 यानी 2.5x। चलो डन। मेरा आखिरी पार्ट, आखिरी क्वेश्चन। एक प्रोजेक्ट है जिसमें शुरू में इन्वेस्टमेंट होगा 20,000 का और मेरा एनुअल कैश इनफ्लो आने वाला है 4,000। लाइफ दिया हुआ है 10 साल, मेरे को कैलकुलेट करना है पे बैक रेसिप्रोकल या अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट कमाया। सो भाई 4,000 रुपया कमाते हैं हर साल 20,000 रुपया लगा के, 4,000 रुपया कमाते हैं हर साल 20,000 रुपया लगा के इंटू 100 कितना आएगा 20%। और वही अगर पे बैक लगाना है, पे बैक का मतलब क्या, 20,000 रुपया लगाए हर साल 4,000 मिल रहा है, यानी कितना साल लगा 5 साल। 5 साल पे बैक रेसिप्रोकल क्या होगा 100 डिवाइडेड बाय 5 कितना परसेंट कमाए 30%। आंसर रहेगा 8। डन। सो ये वाला वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो था जिसमें हम लोग डिस्कस किए किस तरीका से एफएम के केस बेस्ड एमसीक्यूज को हम लोग को हैंडल करना चाहिए। चलो डन, थैंक यू सो मच।